Brand search is not my first startup. It incepted after a breakup actually. अच्छा उसमें सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि I had to leave the company myself. We started not just with emotion but with clear mindset. पार्टनरशिप्स टूटती हैं तो अच्छी कंपनियां बनती हैं. ये पाकिस्तान में तो हर एक दूसरी स्टोरी यही है. कि we were working with Pakistan's top tier fashion brand. I used to work like 12 hours a day and sometimes even 15 hours continuously. The moment you hit your first dollar ना वो आपको खून लग जाता है. खून लग जाता है. The best thing that happened in my entire life was that I got married. क्योंकि फ्रीलांसिंग से एक ऑलवेज मेरे ना माइंड में एक नेगेटिव फियर था इसके वाले से. मेरे से अगर आज कोई पूछे ना कि आपको दोबारा से सेटअप करना पड़े, मैं शायद ऑफिस कभी ना बनाऊं, कभी ऑफिस ना बनाऊं. आपको जब भी पार्टनरशिप में जाना है तो पार्टनरशिप में इमोशंस नहीं आने चाहिए. इफ आई एम गुड एट सेल्स ना, आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स. सब कुछ हो सकता है. Then our profit margin got shrink very much. एंड एंटरप्रेन्योर विद अ रिवेंज. समटाइम्स वो फ़ायदेमंद होता है, समटाइम्स वो नहीं फ़ायदेमंद होता. एक क्वेटा चाय पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब छुड़वाई जाती है. हम कहते हैं यार देख लेंगे भैया क्या हो गया, तेरे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे भी मेरे पैसे, वो वाला माइंडसेट फिर आ जाता है. आपको पता है पार्टनरशिप्स में भी एक बॉसी पार्टनर होता है, एक डोमिनेटिंग पार्टनर जिसको हम कह लेते हैं, अच्छे वर्ड्स में कह लेता हूँ. हमने एक फॉर्मूला रखा हुआ है कि अगर कोई क्लाइंट आपके रेवेन्यू का 30% से ज़्यादा टेक ले रहा है, दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन. रॉन्ग हायर्स आपने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, मुश्तरका भी किए हैं हमने. ठीक है, मैं अपनी कंपनी में सबको ये बताता हूँ कि वी नॉट अ फैमिली. अगर फिर भी डिसलॉयल्टी होती है तो एक फाउंडर के लिए कितनी डिसअपॉइंटमेंट है. कैश फ्लो और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक है ना मॉडल, ये बड़ा ज़रूरी है कि एजेंसी का समझ. आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट आपने सिस्टम्स पे करनी है, और अगर तो कोई भी प्रोसेस आपके बगैर नहीं चल पा रहा तो आप आप नॉट गुड कंपनी का बॉटल लगा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद मुनीर. आप देख रहे हैं सिंक विद साद की पॉडकास्ट सीरीज़. आज अगर आप एक ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं, आप एक हसलर हैं, आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है, जिसमें आप लर्न करेंगे कि आईटी, डिजिटल, टेक और बिज़नेस के को फाउंडर CEO होने के लिए या बनने के लिए, या अगर बने हुए हैं उसको स्केल कराने के लिए क्या किया जा सकता है. हमारे आज बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं. इन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की पाकिस्तान से और उसकी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं US, ऑस्ट्रेलिया, UK के अंदर. यहाँ बैठ के वहाँ के क्लाइंट्स को जिसको कहते हैं क्लाइंट हंटिंग करना, वो क्लाइंट हंटिंग की, फिर उसको एक प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट की फॉर्म में लेके गए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हायर किए, टीम को हायर किया, और वो सारी स्ट्रगल और वो ग्राइंड की जो एक एजेंसी ओनर करता है. और पाकिस्तान में एजेंसी को रन करना इज़ मच मोर डिफरेंट दैन हैविंग एन एजेंसी जो कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक फ्रीलांसिंग से एजेंसी बिजनेस में शिफ्ट हो रहे होते हैं और उसके चैलेंजेस डिफरेंट है. तो हमारे साथ हैं आज उबैदुर रहमान जो कि CEO हैं ब्रांड सर्च के. एक और इनका ब्रांड है टैलेंट सर्च. इन्होंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की गालबन 2021 में, और 2021 इज़ लाइक पोस्ट पेंडेमिक टाइप ऑफ टाइम. उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी हुए, बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट भी हुए. तो वेलकम उबैद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थोड़ा मज़ीद इंट्रोडक्शन आप अपना कराएं कि कैसे ये ब्रांड सर्च कंसीव हुई, ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने ये ग्राइंड स्टार्ट की. Thank you so much for having me, Saad bhai. It is wonderful to be here. Brand search is not my first startup. Interesting. So it incepted after a breakup actually. अच्छा. मेरी पहली कंपनी का नाम था इंसर्शन टेक्नोलॉजीज. So that was something that we started with friends. लेकिन आपको पता है जब फ्रेंड्स आपस में कुछ कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें कुछ मसले वगैरह पार्टनरशिप्स में मसले आते हैं. सो ऐसा ही हुआ. तकरीबन 2021 से लेकर वो 1 साल तक कंपनी चली. एवरीथिंग वाज डन. लेकिन उसमें एक पार्टनरशिप हमारी कोलैप्स हुई. तो द मोमेंट वी पार्टेड वेज तो ब्रांड सर्च बन गई. अच्छा उसमें सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि आई हैड टू लीव द कंपनी माई सेल्फ. लाइक मैंने कंपनी बनाई और मुझे ही वो कंपनी लीव करना पड़ी. लेकिन द मोमेंट आई लेफ्ट आई स्टार्टेड ब्रांड सर्च. इंटरेस्टिंग. यानी पार्टनरशिप फ्रेंड्स के साथ अच्छी चीज़ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं. इसके दोनों जवाब हो सकते हैं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. लेकिन मेरे केस में इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद फ्रेंड्स. लेकिन राइट आफ्टर इंसर्शन जब मैंने ब्रांड सर्च बनाई तब भी मैंने एक पार्टनर को रखा अपने पास. लेकिन
उसमें वी हैड वेरी क्लियर SOPs, वेरी क्लियर JDs कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो वी स्टार्टेड नॉट जस्ट विद इमोशन बट विद क्लियर माइंडसेट कि यार तुमने क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मेरी क्या वर्थ है, तुम्हारी क्या वर्थ है, चलो मिलके करते हैं. इंटरेस्ट. सो वो अभी तक माशाल्लाह चल रहा है और बड़ा बेहतरीन चल रहा है. पार्टनरशिप्स टूटती हैं तो अच्छी कंपनियां बनती हैं. ये पाकिस्तान में तो हर एक दूसरी स्टोरी यही है कि 4 दोस्त थे, मिलकर शुरू किया दोस्ती में, कैजुअली, कोई कमिटमेंट नहीं थी, ट्रस्ट बेस्ड था कि यार मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरे पे मिल के खाएंगे. तो वो एंड पे आ जाता है कि मैं ज़्यादा काम करूँ, तुम कम काम करें, तो ये इश्यूज आते हैं. तो ये इस पर भी हम एक डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताएं ब्रांड सर्च और इंसर्शन से पहले आप क्या करते थे, थोड़ा वो भी बताएं कि आपकी जॉब, आपकी कैसे करियर में उतरे, आपने कैसे डिजिटल का सोचा कि यार डिजिटल मार्केटिंग में ही घुसना है. बिल्कुल. मेरी 2019 में ग्रेजुएशन हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से. सो उससे पहले भी मेरा बहुत ज़्यादा एक रुझान था टू गो इनटू प्रोफेशनल वर्ल्ड कि सी व्हाट्स गोइंग ऑन. सो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब ड्यूरिंग माई स्टडीज़. सो मैंने वहाँ पे रात की शिफ्ट करता था. इट वाज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग जॉब जिसमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, लेकिन वो एक फिजिकल मार्केटिंग थी, प्रोडक्ट लॉन्च था, उसके मार्केटिंग करते होते थे. उसके बाद फिर मेरी एक और जॉब हो गई. वो जॉब थी सेल्स की जॉब, और वो सेल्स की जॉब थी नाइट शिफ्ट की. सो हम कपड़े बेचा करते थे ऑनलाइन. सो इट वाज अ सपोर्ट काइंड ऑफ जॉब. सो उसमें मैंने जो चीज़ देखी कि वी वर वर्किंग विद पाकिस्तान टॉप टियर फैशन ब्रांड्स एक्चुअली. ओके. सो उसने मुझे जो, एंड आई वर्क देयर फॉर लाइक 1.5 years. और उसने जो मुझे ग्राइंड किया इन लर्निंग सेल्स स्किल्स, इन लर्निंग आपने फुल रगड़ा, लाइक यू कांट इवन थिंक अबाउट कि जो मेरा रगड़ा लगता था, बिकॉज मैं नूबी था. अच्छा. और उसमें जो मेरा मैनेजर मिला उसने मुझे जिस तरीके से रगड़ा लगाया, और जो मतलब वो कहता था कि भाई तुम मुझे सुनो, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करना है तुमने. सो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल की. उस टाइम बहुत बुरा लगा होना. बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं चूँकि फ्रेश ग्रेड, अभी यूनिवर्सिटी से निकला, कोई इसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था, बस मैंने सुन लेनी और बातें और मैंने काम करना. और आई इमेजिन कि लाइक आई यूज्ड टू वर्क लाइक 12 hours a day, 12 hours a day continuously, and sometimes even 15 hours continuously. सेल्स की जॉब, टारगेट्स को मीट करना, एंड आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज एट दैट कंपनी एज वेल. अच्छा, इंटरेस्टिंग. हाँ, मेहनत की और अपना एक वो जो होता है ना, यानी भागे नहीं आप. भागे नहीं. तो आई जो हमारे टारगेट्स होते थे सेल्स के, आई यूज्ड टू डबल इट. So we consecutive for 2 months we crossed our targets. And इसको फिर कब छोड़ा इस जॉब को आपने? अच्छा, जब मैं बिल्कुल बर्नआउट हो गया ना, जब मेरी बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई कि यार अब मैंने बहुत यहाँ पे सीख लिया. एक क्वेश्चन है, उस टाइम पे तो एनर्जी होती है, सारा कुछ होता है, तो बर्नआउट आपको कहाँ फील हुआ? बर्नआउट ये फील हुआ कि जितनी मैं एफर्ट यहाँ पे पुट इन कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पा रहा. लेकिन आपको लगता है आपका मैनेजर अच्छा होता है, प्यार मोहब्बत से आपको रखता है, तो शायद आपको मैनेजर को तो फायर कर दिया गया था. हाँ, मैनेजर को भी फायर कर दिया गया था. एंड आई वाज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू CEO. और उसने भी बहुत लर्निंग की मेरी, मतलब कमाल का. ही वाज बेस्ट CEO एज वेल. सो उसने भी काफ़ी अच्छी लर्निंग की और सारा कुछ अच्छे तरीके से मैनेज हुआ. लेकिन उसके बाद मैंने कहा दिस इज़ नाउ व्हाट आई हैव अचीव्ड. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे और बेस्ट टाइम टू लीव, एंड आई क्विट. हैवी ग्राइंड के फिर नेक्स्ट क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद फिर जॉब आई. अच्छा, उस वक्त भी मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ अपना करूँगा. हाँ, ये मैं अपना करूँगा, अपना कुछ करूँगा अपना ना. कुछ करूँगा. लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी, 2 महीने कुछ भी नहीं कर सका, देन आई हैड टू फाइंड अनदर जॉब. देन आई डिड फाइंड दैट. और उसमें 1 साल फिर जॉब की करनी पड़ी. लेकिन उसमें ये हुआ कि 1 साल की जॉब की, उसके साथ मैंने फ्रीलांसिंग भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी. ठीक है, वो आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, आई हैड अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि इस चीज़ में काफ़ी ज़बरदस्त काम एंगेज थे, ऑलरेडी पता था. ठीक है. तो वो बातें कर रहे थे. इंटरेस्टिंगली मेरे एक दोस्त है, उसने अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी स्टार्टअप कर लिया. ओके. अच्छा, वो मेरे से भी छोटे थे. ठीक है. एंड आई वाज लाइक यार ये क्या, मतलब इनके बच्चों के साथ मिलके. इट इज़ बैक इन 2019. उस टाइम यही होता था यार, अपना काम शुरू कर लिया, कैसे कर रहे हैं ना. मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी. तो उसमें मैंने भी कहा यार मुझे भी साथ ना अटैच कर लो काइंड ऑफ. तो उसने कहा नहीं हम नहीं अटैच कर सकते. लेकिन मैं आई यूज्ड टू इंस्पायर अ लॉट. तो इसी तरह मैंने उनके साथ जाना शुरू कर दिया. उनके साथ भी मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया. फिर मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार व्हाट इज़
what they are actually doing. I had zero experience in SEO. I had zero experience in paid ads. I had zero experience in all of the other social media activities. Right? लेकिन मुझे एक चीज़ थी कि how to sell. ठीक है, सेल्स में अच्छे थे आप। सेल्स में मैं अच्छा था, मैं बात कर लेता था। और फिर वहीं पे मुझे अपवर्क का आइडिया हुआ कि व्हाट इज अपवर्क। अब नाउ वी आर इन 2020 ठीक है, 2020 में था, पेंडेमिक पीक पे था। पेंडेमिक पीक पे था। सो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, कुछ मैं अपना हाथ पाँव मार रहा हूँ। तो जब मुझे अपवर्क का आइडिया हुआ कि यार व्हाट इज़ एक्चुअली अपवर्क, उसमें फिर मैंने ट्राई मारना शुरू की। वहाँ से फिर प्रोजेक्ट भी आ गया एक। और मैंने पहली जो सेल की वो मैंने SEO की सेल की, जो मुझे नहीं आती थी। बस वो कॉल पे जाके उससे कर ली, अपवर्क वाले। और मैं क्लाइंट के साथ कॉल पे हूँ और वो जो रिस्पांस दे रहा है उसको मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, वहाँ से मैं आंसर बना रहा हूँ, फिर मैं उसको पिचिंग भी कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई सोल्ड माय फर्स्ट सर्विस एज एन SEO। एंड दैट क्लाइंट वेंट वेरी वेल। मतलब उसने मुझे जो इनिशियल एक पुश होता है वो दे दिया। ये आपके वो दोस्तों के साथ वाली पार्टनरशिप? दोस्तों के साथ वाली पार्टनरशिप नहीं थी, मतलब कि इकट्ठे मिलके करेंगे। जो हम इकट्ठे मिलके कैजुअली जब शुरू करते हैं ना, तो वो फिर बिजनेस की शेप देता है। हाँ। तो वो वाला था। फिर उसके साथ में कॉन्टिन्यूसली रहा। मतलब अपने अपवर्क के ऊपर मैं कनेक्ट्स लगा रहा हूँ, मैं उसमें सेलिंग कर रहा हूँ, मैं बिडिंग कर रहा हूँ। ग्राइंड की चस आ जाती है, बंदा कहता है यार मज़ा आ रहा है, वो मैसेजेस आ रहे हैं क्लाइंट के, बंदा कैलकुलेट कर रहा है कि यार ये 10 इसमें से कन्वर्ट हो गए तो वारे नहीं आ रहे मेरे। द मोमेंट यू हिट योर फर्स्ट डॉलर ना, वो आपको खून लग जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हुई। लेकिन उसके बाद फिर एक बीच में फिर एक ब्रेक आ गया। वो किस चीज़ का था? आई लॉस्ट माय मदर। और उसमें वी वेंट बैक टू आवर विलेज, और वहाँ पे मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना। तो एक बड़ा वो मेंटल का होता है थोड़ा सा बंदा। लेकिन इसके बाद द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माय एंटायर लाइफ वाज दैट आई गॉट मैरिड। लाइक आफ्टर माय मदर। शादी अपनी मर्जी से की आपने? यस। मोस्टली एंटरप्रेन्योर अपनी मर्जी से शादी करते हैं। ये अगेन इट वाज नॉट अ लव मैरिज, बट आई डिसाइडेड कि मैंने शादी करनी है। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये आपकी मर्जी से नहीं हुई? फिर अपनी मर्जी होती है कि 4 साल बंदा तरले मिलते डालता रहता है। वो वाली नहीं, मतलब ये था कि मैंने शादी करनी है, और आफ्टर लाइक अ ईयर आई गॉट मैरिड। तो इस तरह वाला सीन हुआ था। तो वो शादी, डू यू थिंक एक एंटरप्रेन्योर के लिए डिस्ट्रैक्शन है पाकिस्तान? मेरे ख्याल में डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने वाली सबसे बड़ी है ना कि जल्दी शादी कर लें, आपको फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी फील होती है। बिल्कुल। मैं आई थिंक आई वाज 24 और समथिंग दैट आई गॉट मैरिड। वेरी नाइस। सो उसमें जो मुझे क्लैरिटी बाद में आई। और एक और चीज़, व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज अनएम्प्लॉयड, और मेरा जो फ्रीलांसिंग वाला आपने फुल जुआ खेला, फुल ग्राइंड हसल देखी जाएगी। ठीक है। और उसमें भी यही था कि लाइक मेरी फ्रीलांसिंग से भी इनकम कोई नहीं जनरेट हो रही थी, और आई वाज अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम एज वेल। देन आई गॉट मैरिड। शादी हुई, द मोमेंट आई गॉट मैरिड आई हैड अनदर जॉब ऑफर, और स्पेशली मेरी फील्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो मैंने कभी पहले नहीं की थी। अब आपको जॉब ऑफर होगी डिजिटल मार्केटिंग। साथ आप अपवर्क भी कर रहे थे अपना? साथ में अपवर्क भी कर रहा था। तो मेरी जॉब भी हो गई। उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग के अंदर भी थोड़ा सा और बेहतर हो गया, और स्किल बेहतर हो गए, और जो बरका का जो फैक्टर है वो ऐड होना शुरू हो जाता है, वो नज़र आता है। बिल्कुल नज़र आया मुझे। और ये अक्सर कहता हूँ कि द मोमेंट आई गॉट मैरिड I got a job. Then when I was expecting, my wife was expecting, so I founded my company, proper company. So वो जो एक बरका का जो फैक्टर था, एक यकीन, एक तो अक्ल रखना बड़ा ज़रूरी है कारोबार में। हर रोज़ जब आप सुबह आते हैं तो आप एक जो बिज़नेस ओनर का माइंडसेट अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ कि आपको लग रहा होता है कि ये बंदा स्टेबल है, इसके माइंड में एक तूफान चल रहा होता है, अनसर्टेनिटीज, आज बंद तो नहीं हो जाएगी कंपनी, क्लाइंट ने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, टीम छोड़ के जा रही है कि नया बंदा रिप्लेसमेंट मिल रहा है कि नहीं, खर्चे बढ़ गए, बिजली गर्मी आ गई, बिल बढ़ गए। तो वो जो एक तूफान होता है ना, वो तूफान थमता तब है जब आप तो अक्ल रखना ज़्यादा शुरू करते हैं, और आपके अंदर वो एक आ जाती है चीज़ की स्टेबिलिटी तभी आती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। अदरवाइज़ तो जो अक्सर मैं कहता हूँ ना कि इफ़ एनीबडी सी 1 मिनट ऑफ अ बिजनेस ओनर्स थॉट, तो वो आप परेशान हो जाओगे, कितनी डार्क साइड है उसकी ना कि वो। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने कंपनी बनाई थी, क्योंकि फ्रीलांसिंग से एक ऑलवेज मेरे ना माइंड में एक नेगेटिव फेयर था इसके हवाले से कि लाइक
आप नेगेटिव आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कभी ना कभी ये हवाई रोज़ी है, ऐसा ही है। राइट। सो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि यार इसको किसी ना किसी तरीके से सिस्टमेटिक करना है ऑलवेज। तो द मोमेंट आई गॉट इनफ फंड्स, मेरी सेविंग्स इतनी हुई, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, मैंने अपने सारे सेविंग लगा के ऑफिस बनाया था। अच्छा, अब आपने अपनी टीम के साथ ही है, वो दोस्तों के साथ ऑफिस बनाया? जी, पहला ऑफिस। ऑफिस क्यों बनाया? वो तो पेंडेमिक में तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया था और हर कोई खुश था कि भाई घर से काम कर सकते। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। ठीक है। सो उसमें पेंडेमिक थोड़ा लेकिन ऑफिस क्यों बनाया, क्या जरूरत थी? अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी थॉट यही थी कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं इतना इन्वॉल्व रहना नहीं चाहता, मैं स्किल में रहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ सेल्स में रहना चाहता हूँ कि मैं जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो उसके लिए मैंने एक ये सोचा कि अब मेरा एक ऑफिस हो, एक स्पेस हो जिसमें मैं बंदों को हायर कर लूँ और एक अच्छा काम करवा लूँ, जो फुलफिलमेंट कर सके, जो फुलफिलमेंट अच्छी तरीके से कर सके। सो लाइक आई टेक केयर ऑफ सेल्स एंड आई शुड हैव अ टीम जो कि मेरी फुलफिलमेंट देखे। सो ये एक थॉट शुरू से ही आ गया हुआ था। तो जब आपने ये ऑफिस का सोचा, उस टाइम पे एक सोच जो एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनकी पहली सोच होती ही अपना ऑफिस बनाना है। मतलब मेरे से अगर आज कोई पूछे ना कि आपको दोबारा से सेटअप करना पड़े, मैं शायद ऑफिस कभी ना बनाऊँ, कभी ऑफिस ना बनाऊँ। हमारी अभी भी 50% टीम रिमोट है। ऑफिस का जितना एक्सपेंस पर पर्सन जो हम कोई मेरे ख्याल में 40-45,000 पर सीट हम बियर कर रहे होते हैं एक्सपेंस। तो अगर आज से मुझे स्टार्ट करना पड़े तो शायद मैं कभी ऑफिस ना बनाऊँ। रिसोर्स और टीम सारी रिमोट रखो, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन ससुराल को भी दिखाना है, दोस्तों को भी बताना है, और स्टेबिलिटी का जो चेक मार्क है ना वो आते ही तब है वो अपना ऑफिस बना लिया। यानी आप अगर $1 लाख कर रहे हैं ना रेवेन्यू, तो पाकिस्तान में आपकी इतनी कदर नहीं है, लेकिन अगर आप $5,000 और एक ऑफिस है ना, वो कहेंगे यार ये बंदा सेट है। बिल्कुल सही बात है, और हम बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे हैं। हमारा जो 2027 का जो टारगेट है वो विल बी एब्सोल्यूट रिमोट बेस्ड। अच्छा, नाइस, वेरी गुड। एब्सोल्यूट जीरो हमारा वर्क। और अब क्यों आपका ये माइंडसेट हुआ कि रिमोट जाना चाहिए? अगेन जो आपकी थॉट प्रोसेस रहा है उसी के ऊपर हमने भी काफ़ी कैलकुलेशंस की हैं, और काफ़ी जो रिमोट की खूबसूरती है आई थिंक उसमें ये है कि लाइक यू गेट एक्सेस टू नेशन वाइड और इंटरनेशनल टैलेंट। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दानिश अयूब से बात हो रही थी मेरी, और फिर रैपस्टैक वाले अजहर के साथ बात हो रही थी। दानिश अयूब जो कारपेडियम के CEO हैं, 600 बंदों की आपको पता है उनकी टीम है रिमोट। तो उन लोगों ने ना वो जिस तरह से वो मैनेज किया हुआ ना रिमोट का सिस्टम, वो भी देख के ना एक बंदे को खौफ सा आता है, मेरे जैसे बंदे को, यार मतलब कि कैसे वो बच्चा अपने कंप्यूटर पे बैठा अपने घर में कैसे आपको प्रोडक्टिविटी डिलीवर कर रहा है। ये एक चैलेंज है जो ऑफिस टू रिमोट शिफ्ट हो रही है ना कंपनियां, उनके लिए आ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हो? मेरा ख्याल है अगर हम इसको भी सिस्टमेटिक कर लें, सिस्टमेटिक का भी ये है कि अब हमने जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर रिमोट वर्कर्स, जो हमने कुछ की भी हैं, उसमें हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क फ्रॉम होम। वी आर गिविंग देम चेयर्स, वी आर गिविंग देम रिमोट डेस्क, वी आर गिविंग देम इवन प्रोडक्टिविटी पैकेज पूरा दे रहे हो आप उनको, यूपीएस भी दे रहे हैं, बैटरीज घर वालों के भी मौजे लगे होते, मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है, ठीक है, वो पूरा एक पैकेज बनाया, समझ गए, ठीक है। देन जब वो और वो वन टाइम कॉस्ट है आपकी, वन टाइम कॉस्ट, और उसके अंदर साथ हम एक ये भी चीज़ दे रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल घर तक छोड़ रहे हैं, हम महीने में एक मीटअप भी करेंगे, हाँ ज़रूरी है, ठीक है, और वो कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी होगा। और जो हमारा 2027 का प्लान है उसमें यही होगा कि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो हम डिफरेंट शहरों में क्या करेंगे हर महीने, मतलब कोई इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, कभी कराची में। ये एंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज रिमोट का डिस्कनेक्ट जो होता है ना वो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, वो स्लैक के ऊपर ना, और वो अपने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा इंगेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल। ये मैंने 1-on-1 एक्सपीरियंस लिया। अभी मैं डालस और ये सिलिकॉन वैली वगैरह गया था, वहाँ लोगों से बात कर रहा था, तो कहते वी आर मोर कंफर्टेबल नॉट कमिंग टू अ कॉफ़ी शॉप और हैविंग आवर ओन माचा इन आवर ओन कंफर्ट जोन, इन आवर ओन पजामाज, और स्लैक पे हम मीटअप कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं, सारा कुछ। तो यहाँ का वो कल्चर नहीं है, इस वजह से हमें वो फिज़िकल एक रखना पड़ता है। अच्छा, इस पे आते हैं, मुझे बताएं फिर आपने कंपनी जब शुरू की अपनी, अब ये पार्टनरशिप का जो एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है ना कि पार्टनरशिप टूट गई, पार्टनरशिप लड़ाई हो गई, दोस्तों की नहीं बन रही, आपस में दोस्तों की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो समझाएं कैसे लड़ाई डलनी शुरू हुई। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सारों के सीखने और समझने के लिए। आई थिंक आपको जब भी पार्टनरशिप में जाना है तो पार्टनरशिप में इमोशंस नहीं आने चाहिए,
और दोस्ती यारी होती ही इमोशन बेस्ड है कि लाइक हम मिलके करेंगे। पार्टनरशिप हमेशा होनी चाहिए व्हेन टू पार्टनर्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ठीक है। सो अगर मैं सेल्स में अच्छा हूँ और मेरा पार्टनर अगर डिलीवरी में अच्छा है तो दिस इज द बेस्ट पार्टनरशिप, राइट? इंटीग्रेटर, विजनरी, ऑपरेशन, सेल्स, वो वाला। ठीक है। यस, अगर मैं सेल्स में अच्छा हूँ, दूसरा बंदा भी सेल्स में अच्छा है और फिर हमारे दरमियान क्लैश आ सकता है, ओके। राइट? सो द स्किल सेट शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। परफेक्ट, यस। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन में वो कहता है मैं अच्छी सेल करता हूँ, तुम कम सेल करते हो, वो वाले मसले। एग्जैक्टली। हाँ। सो उससे तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि दो डेवलपर इकट्ठे मिलकर नहीं चला सकते कंपनी। टेक कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेज में ज़्यादा लड़ाइयाँ दो टेक माइंडसेट के लोगों में ही होती हैं। उनमें से एक होता है जी मैं थीटा कोडर हूँ, मुझे ना छेड़ो, मुझे बॉक्स में रहने दो। दूसरा कहता है भाई मैं जो उन क्लाइंट से बात कर लूँगा, आई नो द टेक लैंग्वेज और स्टैक सारा मुझे पता है। लेकिन उनमें लड़ाइयाँ तब उनमें भी हो जाती हैं जब वो एक दूसरे के वो आ जाता है ना कि यार ये मेरा एंगल सही है, तुम्हारा एंगल, 6 और 9 वाला कॉन्सेप्ट। मेरा ख्याल है कॉन्ट्रडिक्शंस कभी भी आ सकती हैं और दो भाई भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पार्टनरशिप भी बना लेते हैं और तो इसमें कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, लेकिन देखा यही गया है मेरे ख्याल में, जो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि हम 3 पार्टनर्स थे और हम 3 पार्टनर्स में से हम 2 सेल्स में बहुत अच्छे थे, हमारा स्किल सेट भी इंटायरली डिफरेंट था और एक जो पार्टनर था वो किसी और चीज़ में ही अच्छा था, तो उसकी समझ किसी हम दोनों को नहीं आ रही थी। सो उसमें फिर वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया कि यार मैं दरार आनी शुरू हो गई। सेल्स भी कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी भी दे रहा हूँ। अच्छा, लालच पार्टनरशिप में कितना इफेक्ट करता है? लालच कैसे आता है? सेल वालों को तो लालच आ जाता होगा, यार मैं सेल करूँ, मैं काम किसी और से करा रहा हूँ, मैं इसको क्यों 50% दे रहा हूँ। ये सोच आई आपको कभी आपके दूसरे पार्टनर को जो सेल करते थे? नहीं, ये हम तीनों में नहीं आई। हाँ, ये तीनों लेकिन में नहीं आई। क्यों नहीं आई? रीज़न क्या थी, क्या वजह थी? आप कह रहे हो यानी मुझे आज की डेट में पता है इफ़ आई एम गुड एट सेल्स ना, आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स, सब कुछ हो सकता है। ऑल आई हैव टू डू इज़ ब्रिंग क्लाइंट्स। मुझे मार्केटिंग लीड्स सेल्स आती हैं, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, बाकी टीम मिल जाती है। शायद उसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि उस कंपनी में हमें इतना पैसा हम बनाए नहीं रहे थे। हाँ ठीक है, वो लालच वाला पॉइंट तो आता ही था जब पैसे आ रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं आए, हमने बनाए पैसे, लेकिन उतने शायद अभी तक पहुंचे उतने नहीं बनाए कि वो लालच वाला टच पॉइंट आ जाए। हाँ हाँ, तो शायद उससे अब वो वक्त आता कोई $1,00,000 उस टाइम कमा रहे होते तो फिर कहते हैं यार मैं क्यों उसको $30,000 दे रहा हूँ, है। अच्छा, ये भी वैसे बताते जाए लोगों को ये लगता है अगर आप 50,000 या $10,000 कमा रहे हो ना, तो सीईओ की जेब में 10,000 या $50,000। भाई ऐसा कोई ठीक है, ऑन एवरेज 10% एवरेज मार्जिन्स सुने होते हैं, सर्विस कंपनी में कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो साथ एक्सपेंसेस को अक्यूमुलेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना सर्विस बिजनेस भी कहीं और से स्पॉन्सर होता है, आपके किसी और बिजनेस से चल रहा होता है या आप अपनी पर्सनल सेविंग से चला रहे होते हो। बहुत कम टाइम होता है कि आप डे 1 से ही प्रॉफिटेबल जा रहे हो, आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है 5, 6, 7 साल, मतलब जो मैंने इस चीज़ में मैं शायद थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहा हूँ। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप मॉडल पे हम चल रहे हैं अभी तक ब्रांड सर्च। थोड़ी सी फंडिंग से हमने उठाई है, लेकिन वो माइनर लेवल की। ठीक है, और हम पहले दिन से प्रॉफिटेबल भी हैं। ठीक है। सो दैट्स वन थिंग दैट वी डिड। और उसमें फाइनेंसिस को मैनेज करना वाज अ स्किल जो मैं अक्सर उसमें नंबर्स में रहता हूँ, तो उसमें हम मेक श्योर कर रहे होते हैं। लेकिन द मोमेंट वी स्टार्टेड स्केलिंग रिसेंटली, जब हमने हायरिंग ज़्यादा कर ली, ऑफिस अच्छा बना लिया, सारा कुछ किया, देन आवर प्रॉफिट मार्जिन गॉट श्रिंक वेरी मच। अच्छा, इस कंपनी के बाद फिर पार्टनरशिप आपकी टूटी, आपने अब ब्रांड सर्च खोली, आप बड़े अफसोस में आए हो, ये क्या किया मेरे दोस्तों ने मेरे साथ, ये क्यों, मैं करके दिखाता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ एन एंटरप्रेन्योर विद अ रिवेंज, समटाइम्स वो फ़ायदेमंद होता है, समटाइम्स वो नहीं फ़ायदेमंद होता है। वो कहता है मैं बताता हूँ, अब मैं करके दिखाता हूँ। तो उसमें ना वो ज़्यादा ग्राइंड और हसल करता है, और कुछ होता है कि वो गलत डिसीजन भी ले लेता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने छोड़ा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ज़ाहिर है माशाल्लाह आप आज ब्रांड सर्च चला रहे हो अच्छे से, तो लेकिन वो ज़रा जर्नी बताओ ट्रांजिशन का, और फिर स्टार्ट जब की ब्रांड सर्च। अच्छा, जब हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हुई, the entire company funds, the entire company assets were given back to those 2 other founders. I was left only with clients and nothing else. The team भी उनके पास चली गई थी। So अच्छी चीज़ ये हुई थी कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ था। I don't know why. होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हुआ। On the very same day, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल की, हसीब को। मैंने कहा ब्रो तू क्या कर रहा है? वो कहता है यार काम कर रहा हूँ। फिर बेस्ट फ्रेंड के साथ कंपनी बना रहे, एक बेस्ट फ्रेंड नहीं, मतलब एक फ्रेंड को छोड़ के दूसरे फ्रेंड। हाँ,
क्योंकि लेकिन मुझे पता था कि उसका स्किल बहुत ज़बरदस्त है, ओके ठीक है। उसका स्किल वो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा है यार फ्री हूँ। मैंने कहा आ जा यार, हम कोयटा चाय पे गए, वहाँ पे अपनी चाय की दुकान, मैंने कहा ब्रो जॉब छोड़ दे, मेरे पास आ जा। एक कोयटा चाय पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब छुड़वाई जाती है ये तो मुझे पता है। हाँ, तो वही हुआ। उसने कहा अच्छा, अच्छी चीज़ ये हुई कि उसने एक मोमेंट के लिए भी ये नहीं कहा कि यार तू कैसे करेगा, हम कैसे करेंगे। उसने बस ये कहा कि डन। एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ही केम टू माई ऑफिस, जो मैंने एक नया अपने भाई की जगह, भाई की स्पेस पे एक जगह मैंने ले ली थी, तो वहाँ पर वो आ गया हुआ था। और दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई कि जो मेरी टीम जो थी, जितनी भी जो दूसरे पार्टनर के पास चली गई थी, उसने उसको सबको फायर कर दिया था। आपने उनमें से भी बच्चे रिहायर इंटायर टीम मैंने सबको दोबारा हायर कर लिया। हाँ। सो वेरी नेक्स्ट डे उसने क्यों फायर किया? क्योंकि उसके क्लाइंट ही नहीं थे। हाँ, सेल आप कर रहे थे सारे, सेल मैं कर रहा यानी वो एक अच्छा डिसीजन नहीं लिया आपके उस पार्टनर ने। हाँ, सो टीम भी मेरे पास आ गई, क्लाइंट्स भी मेरे पास आ गए, एंड वी स्टार्टेड। अब ब्रांड सर्च शुरू हुई, आपने एक टीम रख ली, अपना एक और दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर लिया, आपने कहा अच्छा, उसके साथ मैंने फौरी तौर पर पार्टनरशिप नहीं की। मैंने उससे कहा कि ब्रो मैं एक पार्टनरशिप तोड़कर आया हूँ, तुम मुझे 3 महीने दो। ताज़ा ब्रेकअप है मेरा, ब्रेकअप है मेरा, शायद उसमें मेरी भी गलती होगी, शायद उसकी भी गलती होगी, तो तुम मुझे देख लो, 3 महीने लो मुझसे, मेरे से। उसने भी मुझे 3 महीने असेस किया, मैंने भी उसे 3 महीने असेस किया, और 3 महीने बाद मैंने पूछा यार व्हाट्स योर फीडबैक, आई एम ऑल इन। सो वी वेरी नाइस। ये जो आपने एक बात की ना, द बफर पीरियड फॉर पार्टनर्स, ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर पार्टनरशिप करते हैं कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, इस बंदे पे मेरा ट्रस्ट है, इसके साथ मैं करूँगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना उस बंदे के साथ चाहिए कि इस बंदे के पास वो डिज़ायर्ड स्किल है जो हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है। अब उसको लाने का एक प्रोसेस है जिसमें उसको बफर टाइम दिया जाए, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स मेक अ प्लान। ये फाइनेंशियल चीज़ें डे 1 से फाइनेंशियल विजिबिलिटी क्लियर, पेपर की वो ब्लैक एंड वाइट जिसको कहते हैं ना, वो होनी चाहिए। बिल्कुल हम कहते हैं यार देख लेंगे भाई, ये क्या हो गया, तेरे पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे भी मेरे पैसे, वो वाला माइंडसेट फिर आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने नोट किया, जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ कि उनकी पार्टनरशिप जब टूटती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये होती है। दूसरी जो चीज़ मैंने पार्टनरशिप के अंदर देखी, एक बंदे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब वो बड़े मज़े की चीज़ है। आपको पता है पार्टनरशिप्स में भी एक बॉसी पार्टनर होता है, एक डोमिनेटिंग पार्टनर जिसको हम कह लेते हैं, अच्छे वर्ड्स में कह लेता हूँ। ये ना हमारी पॉडकास्ट सुन के बहुत सारे लोग हैं मैं बॉसी पार्टनर, मैं बॉसी पार्टनर, शायद वो मैं हूँ। हाँ, और डोमिनेटिंग पार्टनर कौन होता है? जो ज़्यादातर जिसने फाउंड की होती है कंपनी, जिसको विजन जिसका होता है। वर्किंग पार्टनर वो होता है जो कि आपके साथ जुड़ा होता है, आपकी सपोर्ट में खड़ा होता है, आपके 6 और आपके 3 पे खड़ा होता है आपके लिए, और मज़ीद पार्टनर भेजता है। तो ये जितनी जल्दी ये अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, उतनी जल्दी आपकी एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अदरवाइज उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हैं? ये चीज़ है। और सम टाइम ये होता है कि जो दूसरा पार्टनर है जो लेस डोमिनेटिंग होता है, जब वो ज़्यादा सीख लेता है, ज़्यादा देख लेता है, ज़्यादा क्लाइंट का पता है, उसको पूरा प्रोसेस समझ आता है, वो उसकी मोमेंट होती है कि क्या मैंने यहाँ से लालची होना है और मैं अपना कम कर ला, या वो वहाँ से सोचता है कि लेट्स ग्रो टुगेदर एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके। तो ये भी पाकिस्तान में बहुत सारे पार्टनर्स में काम होती है। तो जो एक बेचारा जिसने फाउंड की होती है, जो उसके साथ पार्टनर होता है ना, वो लालच में बैठा होता है। तो ये भी चीज़ एक है जिसको मेरे ख्याल में पार्टनर्स को बारहा एड्रेस करना चाहिए, विजन को, चीज़ों को बताते रहना चाहिए कि यार इन नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स 2 ईयर्स हम क्या देख रहे हैं। और अगर एक पार्टनर जो है वो लेना शुरू कर ले, क्या नाम है, आईफोन ले रहा है महंगे और ट्रिप्स मार रहा है, दूसरा पार्टनर उधर ही बैठा है, वो भी एक आता है, समझ रहे? तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी मेक श्योर की है पहले दिन से कि लाइक हमारे ट्रैवल्स इकट्ठे होते हैं, हमारे कोई एसेट बिल्डिंग है वो इकट्ठी हो रही है, कंपनी के एसेट्स अगर बन रहे हैं उसमें मुश्तरका पार्टनरशिप है। सो उस चीज़ को बड़ा बारहा मेक श्योर करवाया गया है। पेपर वर्क फुल मोडालिटीज, हाँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। प्राइवेट लिमिटेड हमने कंपनी बनाई हुई है, वी आर, ही इज़ माय पार्टनर एवरीथिंग। सो आई थिंक that may give him kind of complete clarity, proper clarity कि उबैद क्या कर रहा है और हम किधर जा रहे हैं, और विजन के ऊपर बार बार हम जो ट्रिगर करते जाते हैं कि what are our future plans, तो आई थिंक वो भी क्लैरिटी में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ब्रांड सर्च शुरू होगी आपकी जी, आप लोगों ने शुरू किया, तो अब एकदम टीम वगैरह रख के खर्चे बढ़ जाते हैं काफ़ी, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की, फिर सेल्स को कैसे लेके आए, अपवर्क पे
हमारी कंपनी आज तक अपवर्क पे नहीं है, मतलब मैंने ई लैंस और ओ डेस्क के ज़माने में अकाउंट बनाए थे, अपवर्क पे कभी हमने काम नहीं किया। वी हैव ऑलवेज वर्कड आउटसाइड ऑफ मार्केट प्लेसेस। तो हमारे चैलेंजेस और थे। मैं समझता हूँ अपवर्क पे फिर आपको कोई $1000-2000 आ जाता है अगर आप मेहनत करें ना, तो आपको एक मेंटल सुकून आता है, लेकिन बाहर एक डिफरेंट है। लेकिन बाहर अगर आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, आपका लीड जन और सेल्स का चैनल अच्छा बन जाए, तो वो स्केलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। आपको कैसे चैलेंजेस आए जब आप कंपनी बनाई? तो क्या अपवर्क पे रहे? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यहाँ उस जमाने में अपवर्क पे ही चल रही थी। अपवर्क से बाहर कब निकले? और बाकी सेल्स का प्रोसेस थोड़ा सा मोटा मोटा बताएं कि किस तरह से आपने कंपनी को फिर ना करवाया। अच्छा, मैंने शुरू से अपवर्क को एज अ लीड जेन मॉडल ही यूज़ किया है। ठीक है। सो अगर हम अपवर्क पे हैं, आज भी हैं अपवर्क पे, और अपवर्क को हम बिड्स कर रहे हैं, वहाँ से क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं, तो हम उसको अपने सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं। ओके। सो सिस्टम हमारा क्या है? सिस्टम हमारा एक प्रॉपर जो एक एजेंसी का मॉडल होता है, स्लैक है, क्लिकअप है, ठीक है। स्ट्राइप पेमेंट ऑप्शंस हैं, पेपॉल है। तो हम द मोमेंट वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड ऑफ द अपवर्क, बिकॉज हमने लीड वहाँ से जनरेट कर ली, उसके साथ सारा कुछ बताया कि लाइक कि हमारी ये कंपनी है, ब्रांड सर्च ये करती है, हमारी टीम ये है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर हम उसको जो भी पेमेंट ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन शेयर करते हैं। तो हमारा ये मॉडल है। उसके साथ साथ हमारा जो अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग उन्हीं एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ वो चल रहा होता है। फिर हमारा एक सिस्टम है रेफरल सिस्टम। सो उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं वो रेफरल्स भी लेके आते हैं। फिर ऑन द साइड लाइन्स हमने लिंक्डइन और जो दूसरा मॉडल होता है लीड जेन का, उसमें भी कोई बहुत खातर हुआ, हमें कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं है, लेकिन वो एक साइड बाय साइड चीज़ चल रही है जो भी अंडर डेवलपमेंट है। मेन आपका बिजनेस का सोर्स क्या है आज की डेट में? आज की डेट में हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम अपवर्क ही है। ठीक है। और वहाँ से आप कहना ये चाह रहे हो कि बेसिकली जो मैंने भी देखा है कि एक एजेंसी जो होती है वो अपवर्क से क्लाइंट बनाती है, वो क्लाइंट समटाइम डायरेक्ट हो जाता है और वो फिर आपको कहता है यार आई विल गिव यू मोर बिजनेस। एक बड़ा क्लाइंट जिसको कहते हैं एक बड़ा क्लाइंट आ गया, क्योंकि वो अपवर्क से जा रहा है, एक फ्रीलांसर ढूंढ रहा है, उसको एक कंपनी मिल जाती है, वो उसके साथ एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में चली जाती है और फिर वो उसको भी अपने साथ करती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज और टेक कंपनीज, इवन एजेंसी में ज़्यादा ये देखा है, वो 2 या 3 क्लाइंटों में ना चल रही होती है। 80% रेवेन्यू उस क्लाइंट पर होता है। वो उनका बॉस होता है। उनके फाउंडर ने भी जॉब छोड़ के ना कि मैंने अपना काम करना है, वो 3 बॉसेस के साथ है। वो 3 बॉस होते हैं जो 80% उसका रेवेन्यू चला रहे हैं। 10% वो होते हैं जो छोटे मोटे आए बीच में आए कर रहे हैं। तो क्या ब्रांड सर्च के साथ भी ऐसा ही है? हमने एक फॉर्मूला रखा हुआ है कि अगर कोई क्लाइंट आपके रेवेन्यू का 30% से ज़्यादा स्टेक ले रहा है, दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, राइट? सो हमने हमेशा से ही कोशिश की है कि हमारे पास कोई बंच ऑफ क्लाइंट्स होने चाहिए। सो टुडे वी आर वर्किंग विद आई थिंक अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। हमारे पास कोई ऐसा एक क्लाइंट नहीं है जो डोमिनेटिंग क्लाइंट है, और बल्कि अगर हो तो हम एक रेड अलर्ट जारी कर देते हैं कि यार दिस इज़, चाहे पैसा बड़ा अच्छा आ रहा है लेकिन हम उसको एक अच्छी सिचुएशन को नहीं कैटर कर रहे होते। ठीक है, वेरी गुड। मुझे ये बताएं, अब हायरिंग कैसे करते हैं अपनी टीम की? कि आप रोज़ी पीके और ये क्या नाम है लिंक्डइन ऐड लगा के ओलेक्स से भी बच्चे मिल जाते हैं, या ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं SEO की, एड्स की, बच्चे बैठे हैं, किस तरह से करें और कहाँ पे आपको अच्छा बच्चा मिलता है? अच्छा, हमारी जो हायरिंग चल रही होती है वो HR डिपार्टमेंट खुद आउटरीच भी कर रहा होता है, और लिंक्डइन और दूसरी कंपनियों के भी बच्चे आप तोड़ रहे होते हैं वो। तोड़ रहे होते हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमने की है वो हमने हमारे PPC डिपार्टमेंट के अंदर है। तो PPC डिपार्टमेंट के अंदर हम अभी तक, मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 बच्चा ऐसा होगा कि जो हमने मार्केट से एक्सपर्ट लेके आए हैं। बाकी सबको खुद ट्रेन किया है, अपने प्रोसेसेस के अंदर लेके आए हैं। यानी कि एक जूनियर बच्चे को ला के उसको आपने ट्रेन किया? इवन इंटर्नीज को, फ्रेश ग्रेड्स, और फ्रेश ग्रेड्स के साथ हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एग्जैक्टली सेम। स्पेशली UMT के अच्छे बच्चे हैं, UCP के अच्छे बच्चे हैं। सो इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। बल्कि आई वुड से कि we had very initially when we started company, so उसमें we got an employee, she was gold medalist from UCP, nice, and she was a star employee, nice. तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो इंटर्न्स के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसी तरह हमने SEO के अंदर भी ये किया कि SEO के अंदर भी हम बिल्कुल जूनियर्स लेके आते हैं, उनको सिखाते हैं, अपने सिस्टम्स के अंदर लेके आते हैं। लेकिन SEO के अंदर हमारी सीनियर रिसोर्सेज हम हायर कर लेते हैं। PPC के अंदर वी ट्राई टू रिफ्रेन। अच्छा, अब जो बच्चे आप किसी और कंपनी से उठाते हैं वर्सेस इंटर्नी लाते हैं, अच्छा कंपनी और से, जैसा हमारी भी हायरिंग होती है तो हमारे पास एक पूल वो होता है जो दूसरी कंपनी में रिज़ाइन देंगे, हमारे पास आएंगे, 30 दिनों का वो टाइम पीरियड लेंगे,
बीच में 100 मसले मसाइल नेगोशिएट करेंगे, ठीक है, पीछे वाले ऑफर लेटर दे के वो कहेंगे यार तुमने जो 15,000 20,000 पे उधर जा रहे हो तुम हमसे ले लो, वर्सेस एक नया फ्रेशी बच्चा ला के, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि जो फ्रेशी बच्चा है उसके कम चैलेंजेस हैं, ज़्यादा अच्छा स्केल करता है, ज़्यादा अच्छा उसको ट्रेनिंग दी सकती है। मेरे ख्याल में चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ उसके लर्निंग का चैलेंज लर्निंग का चैलेंज है और उसका कोई चैलेंज है ही नहीं, ठीक है। और आप अगर उसको अच्छा कॉम्पनसेट कर रहे हैं इन इंटर्नशिप तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको फीडबैक देगा, क्योंकि उसके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यार मैंने सीखना है, मैंने अपनी मार्केट के अंदर कोई चीज़ लेके आनी है या डेवलप करनी है। जब वो चीज़ डेवलप कर ले और द मोमेंट वो चीज़ आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल हो गया तो आप उसको अच्छा कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो वो आपके साथ लंबा चलता है। एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, रॉन्ग हायर्स आपने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, मुश्तरका भी किए हैं हमने, ठीक है। तो रॉन्ग हायर्स के ऊपर थोड़ा हाईलाइट करें, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो रेड फ्लैग्स होते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट होना चाहिए जिसकी वजह से अगर वो रॉन्ग हायर हो भी जाए, कोई मैनिपुलेट करके आ भी जाए और अंदर घुस के पॉलिटिक्स टॉक्सिक हो जाता है, या आके आपकी कंपनी के अंदर कोई एथिक्स या डेटा थेफ्ट का केस बन जाता है, उसको सिस्टमेटिकली या आपकी क्या स्ट्रैटेजी, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं आप? अच्छा, अगेन ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि एक कंपनी के अंदर आपकी माशाल्लाह बड़ी एक आपको टाइम हो गया तो आपके बड़े सॉलिड सिस्टम्स होंगे। हमारी न्यू कंपनी और उसमें एक अलग से सो वी हैड टू बिल्ड सिस्टम्स, ठीक है, जो शुरू में नहीं होते। आपने कोई बच्चा हायर किया, वो अच्छे तरीके से चला, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया और जब ट्रस्ट किया तो आप बिल्कुल ही ओपन हो गए उसके साथ कि यार ये सारा कुछ है। ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है एज अ फाउंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक है और उसका एक बैकस्टैबिंग होती है, फिर ऐसे ही है। सो उसके लिए तो बेहतर यही है कि आप अपने कुछ रेड अलर्ट्स रख लें। वो ये है कि यार अगर कोई चीज़ एथिक और कल्चर के ऊपर आ रही है तो देयर शुड नॉट बी एनी, वो जितना मर्जी अच्छा एम्प्लॉय होना चाहिए, एथिक कल्चर और जो आपकी मोडालिटीज़ अगर वो ख़राब हो रही हैं तो वो ऑफ द फ्लोर होना चाहिए। है। और एक और चीज़ ऑन इमीडिएट बेसिस, एक और चीज़ मैंने सीखी कि परफॉर्मेंस स्टेज ऑन द फ्लोर। ये मैंने सेल्स डिपार्टमेंट से अपने सीखी कि व्हाट्सोएवर मे बी द केस, जितनी मर्जी अच्छी पर्सनालिटी, जितना मर्जी अच्छा बंदा हो, वी आर हेयर फॉर। अच्छा आपको पता है मैं अपनी कंपनी में सबको ये बताता हूँ कि वी आर नॉट अ फैमिली। अक्सर लोग ना होते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार वी आर नॉट अ फैमिली है, वी ऑल हेयर फॉर अ वन पर्पस एंड वन पर्पस ओनली, टू मेक मनी। योर ग्रोथ, माई ग्रोथ एंड दिस कंपनीज ग्रोथ, ये इंटरलिंक्ड है। आप काम करेंगे, मैं काम करूँगा, सीईओ की भी जॉब होती है, हम सब काम करेंगे, पैसा आएगा कंपनी में, आपकी भी ग्रोथ होगी, हमारी भी ग्रोथ होगी। इफ़ यू डिसएग्री विद इट, मार्केट इज़ ओपन फॉर यू। लेकिन हम यहाँ पे ये बैठ के मैंगो पार्टियाँ, ऑरेंज पार्टियाँ और हम आपको ट्रिप्स और ये हम बड़े कराए शुरू में। मैंने एक ट्रिप कराया, सारी टीम रिजाइन देगी उसके बाद, इतनी लड़ाइयाँ हो गई, इतनी दोस्तियाँ हो गई। मैंने कहा भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और ये चीज़ें जो होती हैं ना एक बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो मुझे ये भी लगता था कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कंपनी कल्चर डेवलपमेंट, और ये तो एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट्स का काम है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, सिस्टम्स पे काम किया कि नहीं ये 2 बंदों की कंपनी, उस पर भी ये होना चाहिए। हाउ यू ट्रीट योर एम्प्लॉयज़, हाउ यू टॉक टू योर एम्प्लॉयज़, आप एवरीडे उनके क्या मसले सुनते हैं। एक ज़माने में मुझे अपनी टीम के अम्मी अब्बू का भी पता होता था कि इनके क्या मसाइल है, इनके घर का पता होता था, उनके आने जाने का पता होता था। अब आई हार्डली नो नेम्स ऑफ हाफ ऑफ माई कंपनी। अच्छा, इससे ना मैंने भी शुरू किया था लास्ट ईयर कि यार मैं हर हफ्ते किसी न किसी एम्प्लॉय के साथ एक 1-on-1 सेशन करता होता था। अच्छा, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इट ब्रिंग्स यू विद डिसअपॉइंटमेंट्स। आप एक पॉइंट आता है कि ठीक है, अब मैं आपके पेरेंट्स के बारे में भी जान रहा हूँ, मैं आपके फलां चीज़ों को भी सॉर्ट कर रहा हूँ, अगर फिर भी डिसलॉयल्टी होती है तो एक फाउंडर के लिए कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। ऐसा ही है कि यार मैं तुम्हारी फैमिली का भी टेक केयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी ये गोइंग अबव एंड बियॉन्ड जाके मैं कर रहा हूँ। एक हमने एक हायर किया, अब बच्चा अच्छा था, हमें ज़रूरत भी थी, उसके ऊपर लास्ट कंपनी ने केस किया हुआ था, ठीक है, लड़का अच्छा था, थोड़े गरीब खानदान का भी था। सो वी हेल्प्ड हिम, हमने उसका केस ख़त्म करवाया, लॉयर हायर करवा के दिया, उसने 1.5 साल काम किया, एंड ही वाज अ वर्स्ट एम्प्लॉय इन क्रिएटिंग chaos इन द कल्चर ऑफ द कंपनी। 100% ऐसा ही है। हमने जो चीज़ देखी ना, हमारे पास पहले एक चीज़ डिस्कशन कर रहा था एक और सीईओ से, तो उसने कहा यार एक बंदा ना बहुत हैवी इंजीनियर है, उसने एक कंपनी छोड़ी है और वो कंपनी छोड़ी उधर उसके ना बड़े टाइटल आते हैं, तो अब वो हमारे पास आ रहा है, हम बड़े खुश हैं। अच्छा, वो इंजीनियर उसने ना रख लिया कि वो ज़ाहिर है इनका क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, इनके रिकरिंग हमारी तरह एजेंसियों की तरह थोड़ी है, तो उनका वो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट कहीं कम हुआ, इसको 2 महीने ऑफ दी वो फ्लोर रखा बेंच पे, वो फटे फुटे डाल गए। अब उसको ना एक और सॉफ्टवेयर हाउस ने हायर किया, अब वो उसके पास आया ना तो उसने कहा मेरे पास ना सारे कोड और सीक्रेट्स और सारी चीज़ें मैं आपको ला के दूंगा।
अच्छा, वो नई ट्रक की बत्ती के पीछे उस CEO को लगा दे। वो बेचारा जो अच्छा वाला पैसे कमा रहा था, अपनी चीज़ से कर रहा था, अपने रनिंग प्रोजेक्ट्स थे, अबाउट टू इन कैश थे, उसने उसका कहा आप ये वाले प्रोजेक्ट लॉन्च करें, इसमें गेम है। वो उसने उसके पीछे ला के 6 इंजीनियर रख दिए, उसको टीम लीड बना दिया और अल्टीमेटली उसको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई क्योंकि वो इतना गलत डायरेक्शन में चला गया, इतना कैश बर्न आउट कर दिया, ऐसे मोमेंट्स में फंस गया। तो ये है कि जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ 3 चीज़ें हैं, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, ये 2-3 चीज़ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना। कॉन्फिडेंस आपके पास आता है जब आप नॉलेज स्केल और ये सारी लत, और तीसरी चीज़ है क्लैरिटी। तो जब आप क्लियर होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं ना, तो नथिंग कैन ब्रेक यू। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करूँगा कि अगर तो कोई रिसोर्स आपके पास आ रहा है और अगर तो वो सीक्रेट्स रिवील कर रहा है, दे शुड बी हार्ड नो। 100%। चाहे वो जितना भी आपको अच्छा लग रहा है, आप उसी वक्त उसको कहेंगे थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो। वेरी गुड। क्योंकि अगर वो किसी और कंपनी के सीक्रेट रिवील कर रहा है, जब वो आपसे जाएगा तो आपके कंपनी के वो आपके यहाँ बैठ के दूसरी कंपनी के सीक्रेट्स रिवील करेगा। अच्छा, अब हम क्विक सा एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्विक से मैं आपके साथ कुछ हार्डकोर क्वेश्चंस अपनी ऑडियंस के लिए डिस्कस कर लेते हैं ताकि उनको भी पता हो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स एजेंसी बनाना चाह रहे होते हैं, बहुत सारे एजेंसी ओनर्स हैं जो कि स्केल करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। क्या ऐसे 5 चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि एक एजेंसी ओनर को उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक अच्छी एजेंसी बनाने के लिए? और अच्छी एजेंसी आपकी नज़र में $10,000 है, $50,000 है, $1,00,000 है, वो आप कैसे देखते हैं? ये ज़रा बता दें। अच्छा, मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस तरह आपने कहा 3 C's, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में पैसा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप 50,000 लाख की जॉब कर रहे थे, एकदम आपको $1,000 का क्लाइंट मिल गया, आपके बारे न्यारे हो गए और फिर आप दिमाग हिल गया, आपने कहा मेरी दुनिया चेंज हो गई, और फिर वो बढ़ते बढ़ते आप 5,000, 6,000, $7,000 तक आराम से पहुंच जाते हो आप, और विद मिनिमल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि जिसमें आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपने 2-3 खर्चे कर लिए, आपने 2-3 बंदे हायर किए हुए हैं मैक्सिमम, और आप महीने का $10,000, $7,000 आप महीने का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपके 5,000 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि यार आई एम मेकिंग 70-80% प्रॉफिटेबिलिटी और मैं आई एम सॉर्टेड। लेकिन वहाँ पर जिस तरह आपने भी अभी हम ऑफ कैमरा पे बात कर रहे थे, उसको वहाँ पे हिट पड़ती है और उसके क्लाइंट चले जाते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसका सेल्स प्रोसेस नहीं बना हुआ। अच्छा, अब वो फ्रीलांसिंग से एजेंसी की तरफ मॉडल पे जाता है। एजेंसी मॉडल में आपको सिस्टम्स बनाने हैं, उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस होने हैं, ऐसा ही है, कुर्सी टेबल देना है, HR रखना है। अगर तो आप उसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड ही रहना चाहेंगे कि यार मैंने अपने प्रॉफिट को मेक श्योर करना है और मैंने $5,000 जितना कमाया कार लेके जाना है, उसके साथ आप कभी भी एजेंसी मॉडल नहीं बना सकते। यू हैव टू श्रिंक योर प्रॉफिट्स। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बिजनेस में यू एज अ CEO एंड अ फाउंडर हैव टू हैव द सैलरी। मेरी सैलरी आज भी, अगर मैं अपनी सैलरी का वो ग्राफ बनाऊँ ना, तो लेस 5-10% में आती है। समझ रहे हैं? तो उसके इधर ये आई थिंक शुरू में ही ये हो जाए ना, फ्रांसिस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी भी आज सैलरी है, मेरे पार्टनर की भी सैलरी है, हम सैलरीज ले रहे हैं। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट किया होगा। ऐसा ही है हमारी सैलरी है, हर महीने सैलरी। ये बात आपकी मैं काट रहा हूँ, ये जो कैश फ्लो और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक है ना मॉडल, ये बड़ा ज़रूरी है कि एजेंसी का समझना कि आपने कितनी सैलरी लेनी है। अब जैसे मैंने बताया मेरी बहुत थोड़ी सैलरी, बट मैं प्रॉफिट जो होता है ना वो भी निकालता हूँ अच्छा, लेकिन वो री इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे 6 बिजनेस चल रहे हैं। अगर मेरा सिर्फ एजेंसी बिजनेस मॉडल हो ना, तो मैं अपनी सैलरी भी अच्छी रखूँ, मैं प्रॉफिट को शायद थोड़ा कर दूँ। मतलब ये प्ले अराउंड करना पड़ता है आपको अपनी सिचुएशन के लिहाज से, सिचुएशन के मुताबिक। अब हमने भी अपनी कैप रखी हुई है कि लाइक अगर देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो हमने विड्रॉ करना है, उसके अलावा हम विड्रॉ ही नहीं करते। हाँ, बाकी आपने री इन्वेस्ट करना है। अब एजेंसी में री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से हो रही होती है कि लाइक आपने टेबल कुर्सी भी लेनी है, आपने ऑफिस भी लेना है, आपने उनको फैसिलिटेट भी करना है, ऑफिस का खर्चा। आज आपका UPS बंद हो गया, आपने इमीडिएट खर्चा करना है, खर्चा होना है एकदम आपका AC का 5 लाख का खर्चा आ गया तो आपको करना है वो। सो मेरे ख्याल में जो लर्निंग पॉइंट ये हो सकता है कि यार आप एक्सपेंसेस करने के पीछे ना हटें। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट आपने सिस्टम्स पे करनी है और उस पे ऊपर आप अपनी ब्रैकेट लगाएं, परसेंटेज लगाएं आप कि लाइक वट एवर आई एम मेकिंग, मे बी आई नीड टू इन्वेस्ट 10% ऑफ माई इनकम ऑन सिस्टम्स। एंड सिस्टम्स में क्या है, टूल्स हैं, आपकी टूल किट होनी चाहिए। अगर इसमें कैनवा है,
या उसमें एसईओ के कुछ आपके प्रोसेसेस आ जाते हैं उसमें प्रोसेसेस कि आपकी टीम कम्युनिकेट कैसे करेगी कैसे करें, उसमें स्लैक है, उसमें क्लिकअप है, या जो भी आपके मॉडल्स हैं, उसके ऊपर आपने अगर किसी की सब्सक्रिप्शन ले ली है, या अगर आपने गूगल वर्कस्पेस की कोई सब्सक्रिप्शन ली है, आपके 20 एम्प्लॉयज़ हैं, उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, तो उसको आपने एक ब्रैकेट में डालना है, उसको आपने एक्सपेंस नहीं समझना। ठीक है, मेक सेंस। तो क्योंकि उसके अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, तो वो कहते हैं कि यार मैं दूसरे चीप ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ, सिस्टम्स नहीं बन चीप पाते। की तरफ भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें एफिशिएंसी लाती हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में नज़र आता है, ये तो फैक्ट है। लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। बड़ी अच्छी आपकी ग्राइंड और हसल की स्टोरी सुन रहे हैं। एक मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि अब एक अच्छे सीईओ को, एक अच्छे फाउंडर को वो अच्छा सीईओ और अच्छा फाउंडर बनाती है, जो आपके नज़दीक सबसे एक पॉइंट है कि यार दिस इज़ द वन जो उसको वो बनाती है? आई थिंक excluding yourself from the systems. Like the company should run without you. वेरी नाइस। हाँ, डेलीगेशन। अगर तो कोई भी प्रोसेस आपके बगैर नहीं चल पा रहा, तो you're आप not ही the good CEO. कंपनी का बॉटलनेक है। 100%। You're not the good You're CEO. not the good CEO। 100%। 100%। So if you want your company without you, so delegate करें चीज़ें, प्रोसेसेस बनाएं। प्रोसेस के बगैर वो आप कर ही नहीं सकते। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक CEO का सबसे इम्पोर्टेंट काम ही है कि उसने हायर पिक्चर पे बैठना है और उसने पैसा एक तो लेके आना है ताकि कंपनी स्मूथ चलती रहे, और दूसरे नंबर पे उसने सिस्टम्स बनाना है। इंटरेस्टिंग, वेरी राइट। और ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। पता है बहुत सारे लोग इस पे सही आंसर नहीं कर पाते। दिस इज़ वेरी राइट। और ये जो आंसर आपने दिया है, इसको सीखने के लिए जितनी कॉस्ट एक सीईओ बर्दाश्त करता है ना, बहुत अरसे बाद जाके सीखता है। अच्छा, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एजेंसीज। अब क्रिएटिव एजेंसी हैं, वेब डिज़ाइन एजेंसी है, सॉफ्टवेयर एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी, एसईओ एजेंसी, पीपीसी एजेंसी, और कौन सी एजेंसी है, मतलब इट चुको तो एजेंसी है, ठीक है। लेकिन अब एआई इन चीज़ों की वजह से एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ रही है। अच्छा, मुझे ये लगता था कि एआई आने की वजह से ना एकदम जनाब हमारी भी डिसरप्ट हो जाएगी, हमारा बिजनेस आना बंद हो जाए। आई रियलाइज अगर हमारे किसी क्लाइंट ने एसईओ करानी है, उसने एड्स करानी है, वो कहता है भाई आई डोंट केयर, तुम एआई लगाओ, तुम आईए लगाओ, जो मर्जी करो, मुझे रिजल्ट आके दो। हमने अपने प्रोसेसेस एआई की वजह से प्रोसेसेस एफिशिएंट कर लिए, कॉस्ट रिड्यूस कर लिए, जिसकी वजह से हमारी गेम ज़्यादा अच्छी उठ गई। एक ज़माने में हमारे पास 16 एसईओ के बच्चे होते थे, अब आई डोंट नो, मेरे शायद 2 या 3 होंगे जो कि 50 का काम कर रहे हैं, क्योंकि एआई की वजह से हमें फैसिलिटी हुई। तो कंसिडरिंग एआई, कंसिडरिंग डायनामिक शिफ्ट जो आ रहे हैं, हमने एसईओ से स्टार्ट किया, एड्स में गए, ई कॉमर्स में गए, करते करते हम लोकल अब जो बिजनेसेस हैं उनके साथ हमने अपनी एजेंसी चला रहे हैं, एजेंसीज़ के साथ एजेंसी चला रहे हैं। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाउ डू यू सी द फ्यूचर फॉर एन एजेंसी? और फ्यूचर में इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में आप क्या समझते हो एक एजेंसी ओनर को किन चीज़ों पर रहना चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए ताकि वो सस्टेन कर सकते और ग्रो कर सके? अच्छा, अभी तक मुझे जो लगता है एक डिसक्लैरिटी है। अभी ये नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सो मेरे ख्याल में एज ऑफ राइट नाउ जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनको कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ना करें, अभी अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करें, नंबर 1। और नंबर 2 इज़ क्योंकि जो सोल्यूशन स्पेसिफिक जो एजेंसीज़ हैं वो ही आगे अपने आप को बचा पाएंगी, जो जेनेरिक एजेंसीज़ होंगी वो शायद मुश्किल में पड़ जाएंगी। अब व्हेन आई से सोल्यूशन बेस्ड, तो वी रिसेंटली लॉन्च्ड अ कंपनी स्पेसिफिकली फॉर प्लम्बर्स। नाइस। सो अब प्लम्बर्स जो यूएस में हैं उनके लिए कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। उनको एसईओ नहीं बेच रहे, उनको पीपीसी नहीं बेच रहे, उनको डिज़ाइन नहीं बेच रहे, उनको एक प्लम्बिंग सोल्यूशन बेच रहे हैं कि लाइक इफ एज अ सॉफ्टवेयर, लाइक not a software, as a marketing solution, एज अ मार्केटिंग सॉल्यूशन, लीड जेन सॉल्यूशन, ठीक है। कि लाइक अगर आप महीने का $50,000 से ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं इन प्लम्बिंग बिजनेस, सो वी आर द बेस्ट फिट, राइट। और उसमें हम आपको स्केल अप करेंगे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट। सही। सो आई थिंक सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर दूसरी उसी के साथ हमने जो टैलेंट सर्च बनाया, वो टैलेंट सर्च भी एक सोल्यूशन स्पेसिफिक है कि लाइक अब बहुत ज़्यादा सोलोप्रेन्योर्स बनेंगे एआई की वजह से, राइट। उसमें हमने गैप देखा कि यार सोलोप्रेन्योर का मतलब है कि आप महीने का $20,000-15,000 महीने का आराम से बना सकते हो इफ़ यू आर लिविंग इन अमेरिका, राइट। जब आप $15,000-25,000 महीने का बना रहे हैं, सो यू नीड समवन हु कैन हैंडल ऑल ऑफ योर असिस्टेंट वर्क, राइट।
सो हमने कहा कि हम आपको डेडिकेटेड वर्चुअल असिस्टेंट हायर करके देंगे फ्रॉम पाकिस्तान. सो द सोल्यूशन कि आपके पास एक बच्चा काम कर रहा है जो आप मार्केटिंग ऑगमेंटेशन करके दे रहे हैं उनको, मार्केटिंग ऑगमेंटेशन कर रहा है. देन हमने बहुत 4-5 स्पेसिफिक रोल्स हमने आइडेंटिफाई किए टैलेंट सर्च में. हमने कहा कि वर्चुअल असिस्टेंट, मार्केटिंग असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, आप उनको वीडियो एडिटर देंगे. वीडियो एडिटर जो फोटोग्राफर है उसको फोटो एडिटर देंगे, वर्चुअल फोटो एडिटर. सो दीज काइंड ऑफ रोल्स वर आइडेंटिफाइड. और उसके अंदर हमने कहा कि आप सोलोप्रेन्योर्स हैं, फाइन, यू नीड सम सपोर्ट. यानी आप कहना ये चाह रहे हैं गॉन आर द डेज कि आप एसईओ करके देते थे और एड्स लगा के देते थे और आप पैसे कमा लेते थे. अब यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग एज अ सोल्यूशन. एज अ सर्विस नहीं आप सर्वाइव कर सकते, आपने एज अ सोल्यूशन देंगे तो चलेंगे. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आ जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई गेस. ऑब्वियसली अभी जिस तरह से स्पीड से चीज़ें जा रही हैं वीडियोग्राफी में ख़ास तौर पे, तो लेट्स सी. वॉइस नरेशन और जो डेटा एंट्री वाले थे, सबसे पहले मैं देख रहा था कि ये लोग वाइप आउट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. बट इफ़ दे इवॉल्व ऑब्वियसली इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे, जिस पे हम फ्री लांसिंग इवॉल्व कैसे हो रही है, एजेंसी बिजनेस कैसे इवॉल्व हो रहा है, सर्विसेज कैसे इवॉल्व हो रही है. बट आई थैंक यू सो मच अबैद, आपने आज अपनी ग्राइंड और हसल की स्टोरीज़ उन लोगों के लिए बताई जो कि आप जैसे लोगों को जानना, सुनना और देखना चाहते हैं. सो दे लर्न एंड दे ग्रो आपकी चीज़ों से. अगेन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने काफ़ी लर्न किया होगा, सीखा होगा, देखा होगा, और आने वाले दिनों में आप भी ग्रोथ लगे. देखते रहिए सिंक विद साद. मेरा नाम है साद मुनीर.